नमस्कार साथियों। इसके पिछले वीडियो में आप लोगों ने पीडीएफ को देखे थे और लगभग में उच्चारण स्थान तक हो गया था। थोड़ा सा वीडियो लंबा न हो जाए इसलिए उसको वहीं पे रोक दिया गया था और फिर से वीडियो को क्या किया गया, मतलब उसी वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए दूसरा वीडियो बनाया गया है। ठीक ना, तो चलते हैं उसी पीडीएफ को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, तो पिछले वीडियो में जो है कहाँ तक उच्चारण स्थान तक हो गया था। ठीक ना, उच्चारण स्थान में ही थोड़ा सा छोटा सा जो बात है, देखिए अपने लोगों में जो है हवाएं कहाँ से निकल सकते हैं, या तो दो ही स्थान है, या तो आप मुंह से अपने लोगों की आवाज है यानी हवा है मुंह से निकल सकता है, यानी तो नाक है नाक से निकल सकता है। तो होता यह है कि जो किसी किसी वर्ण का उच्चारण केवल मुख से होता है और किसी किसी वर्ण का उच्चारण मुख और नाक दोनों के साथ होता है। ठीक ना, मतलब दोनों से हवाएं निकलती है तब जाकर उस वर्ण का उच्चारण होता है। ठीक, तो जिस वर्ण का उच्चारण केवल मुख से होता है, जिस वर्ण का उच्चारण कहाँ से केवल मुख से होता है, उसको क्या कहते हैं? निर्नुनासिक वर्ण। क्या कहिएगा? निर्नुनासिक, मतलब जिसका उच्चारण नाक से नहीं होता। निर मतलब नहीं, निर मतलब नहीं हुआ। ठीक ना, तो जिस वर्ण का उच्चारण नाक से नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? निर्नुनासिक कहते हैं। अब नाक से नहीं होगा तो सीधा सा मतलब है कहाँ से होगा? मुंह से होगा। कहाँ से होगा? मुंह से। तो जिस वर्ण का उच्चारण केवल मुख से होता है उसको क्या कहते हैं? निर्नुनासिक वर्ण। और जिस वर्ण का उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है, किससे? मुख और नाक दोनों से होता है, उसको अनुनासिक वर्ण कहिए, नासिक वर्ण कहिए, नासिक के वर्ण कहिए। तो ये सब कहा जाता है। ठीक ना, इसमें से मेन ध्यान रखना, जिससे केवल मुख से होता है तो निर्नुनासिक, मतलब नाक से नहीं तो मुख से होगा, और नाक मुंह दोनों से हुआ तो उसको क्या कहेंगे? अनुनासिक वर्ण कहेंगे। ठीक ना, तो यहाँ तक पिछले वीडियो में ही बता दिया गया था, ये थोड़ा सा छूटा हुआ। अब थोड़ा देखते हैं आगे क्या चीज है। तो अगला है आपका वायु प्रक्षेप के आधार पर किसका उच्चारण। तो वायु प्रक्षेप के आधार पर है आपके कौन सा, देखिए इधर से, तो ध्यान रखिएगा वायु प्रक्षेप के आधार पर ना व्यंजन वर्ण को बांटा गया। किस वर्ण को? व्यंजन वर्ण को बांटा गया है। ठीक ना, तो बताइएगा व्यंजन वर्ण के भेद 3 होते हैं। सिंपल में बोले तो व्यंजन वर्ण कितने भेद? स्पर्श व्यंजन वर्ण, अंतःस्थ व्यंजन वर्ण, फिर हो गया आपका जो है ऊष्म व्यंजन वर्ण हुआ। ठीक ना, तो ये जो है व्यंजन वर्ण के भेद 3 होते हैं, लेकिन वायु प्रक्षेप के आधार पर व्यंजन वर्ण के कितने भेद हैं? 2। यहाँ पे आके कंफ्यूजन होता है और एग्जाम में पूछा भी गया है वायु प्रक्षेप के आधार पर व्यंजन वर्ण के कितने भेद है। 3 नहीं लगाना है, इसमें 2 ही होता है। ठीक ना, वायु प्रक्षेप क्या हुआ? आखिर किस वर्ण के उच्चारण में हमारे मुंह से कितनी मात्रा में वायु निकलती है, मतलब किस वर्ण को बोलने में कितनी हवाएं हमारे मुंह से बाहर निकलते हैं, इसको क्या कहते हैं? वायु प्रक्षेप कहते हैं। तो इसके आधार पर वर्ण को कितने भाग में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है आपका क्या चीज? महाप्राण वर्ण, और फिर उसके बाद कौन सा होते हैं? अल्प प्राण। महाप्राण और अल्प प्राण होते हैं। ठीक ना, तो देखिए महाप्राण कौन है और अल्प प्राण कौन है। तो यहाँ से देखिएगा तो भारी हो जाएगा। कहता है क्या चीज? जो प्रत्येक वर्ग के दूसरे वर्ण, फिर प्रत्येक वर्ग के चौथे वर्ण, उसके बाद तालव स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, इन सब अक्षरों को क्या कहते हैं? महाप्राण कहते हैं। इसको पढ़ने से या ना पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक ना, कभी याद नहीं रहेगा आपको। इसको याद रखने का एक छोटा सा तरीका, आप लोग बताइएगा क ख या जो भी है वहां से लेकर के यार तक तो बचपन में सीखे होइएगा, हिंदी अंग्रेजी दोनों में सीखे होइएगा। तो जरा बताइए तो ऐसे कौन कौन से वर्ण है जिसके अंग्रेजी के अक्षर में एच आता है। जैसे हम यदि क ख लिखे, ठीक ना, क हुआ, ख हुआ, ग, घ और अंग हुआ, यदि लिखे इसको हम अंग्रेजी में तो ये हुआ आपका के से क, के एच से ख, जी से ग हो जाता है, जी एच से घ हो जाता है, और एन जी से क्या हो जाता है? अंग हो जाता है।
तो बताइए तो किस किस वर्ण में एच है? तो एक हुआ आपका ख के अंग्रेजी में क्या है? एच है। उसके बाद है घ, उसमें क्या है? एच है। तो ध्यान रखिएगा, जिस भी वर्ण के अंग्रेजी में एच है, एक दो है जिसको छोड़ करके अपवाद हो जाता है कहीं कहीं, ठीक ना? तो वो है, तो बोलेंगे जिस भी वर्ण के अंग्रेजी में क्या हो? एच हो। कौन सा हो? एच हो। एच होता है तो उसको क्या कहते हैं? वह महाप्राण होता है। यहीं से परिभाषा बनाया हुआ है। अभी बताइए, क कितने नंबर पे आएगा? 1 नंबर पे। ख कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। ग 3 नंबर पर, ये 4 नंबर पर, और ये किस में आएगा? 5 नंबर में आएगा। तो देखिए परिभाषा वहां दिया हुआ है, प्रत्येक वर्ग के कितना नंबर? दूसरा नंबर। प्रत्येक वर्ग के कितना नंबर? चौथा नंबर। और बताइए तो तालब स्व का अंग्रेजी क्या होता है? एस एच से सौ, तालब स्व एच आया। फिर मूर्धन्य स का भी बताइए तो एस एच से मूर्धन्य स, बशर्ते अपवाद में हो जाता है स, इसका केवल एस होता है, और ह में तो अकेला खुद पहले से एच ही है, ठीक ना? तो जिस भी वर्ण के अंग्रेजी अक्षर में एच है वह कौन सा वर्ण होता है? महाप्राण होता है। आप महाप्राण को याद रखिए। बाकी बचला जितना भी वर्ण बचा, वर्ण बोले तो व्यंजन वर्ण जितना भी बचा हुआ है, ठीक ना, जितना भी व्यंजन वर्ण बचा वो क्या हो जाता है? अल्प प्राण हो जाता है, ठीक ना? तो महाप्राण क्यों कहते हैं? तो जिस वर्ण के उच्चारण में अधिक प्राण वायु की आवश्यकता होती है उसी को क्या कहते हैं? महाप्राण वर्ण कहते हैं, ठीक नहीं? इसको परिभाषा से कोई लेना देना नहीं रहता है। प्रत्येक वर्ग का कितना नंबर अक्षर? दूसरा नंबर। प्रत्येक वर्ग का चौथा नंबर। और तालब स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये सब अक्षर जो है इन सबको क्या कहते हैं? महाप्राण वर्ण कहते हैं। कौन सा वर्ण कहते हैं? महाप्राण वर्ण कहते हैं, क्योंकि इसके उच्चारण में अधिक प्राण वायु की क्या होती है? जरूरत होती है। क्या होती है? जरूरत होती है। होता यह है, आखिर एच का मतलब क्या हो? ये जितना भी अक्षर बोलिएगा ना, तो अंत में आपको ह के जैसा ध्वनि सुनाई देगा। किसके जैसा? ह के जैसा। इसलिए कहते हैं इसको क्या चीज? हकार, मतलब ह की ध्वनि, ठीक ना? ये गांव घर वाला नोत हकार नहीं बुझिएगा, यहाँ हकार लिखा मतलब ह के जैसा आवाज सुनाई देता। जैसे बोलिए तो ख, देखिए तो अंतिम में ह सुनाई देता है, घ, ह सुनाई देता है अंतिम में। तो याद रखने का एक ही तरीका, जिस भी वर्ण के अंत में एच हो वह कौन सा वर्ण होता है? महाप्राण होता है। कुछ अपवाद स्वरूप है, ठीक ना? तो वही लिखा है, जिस भी सामान्यतः जिन वर्णों के अंग्रेजी अक्षर में क्या रहता है? एच रहता है, वह क्या होता है? महाप्राण वर्ण होता है। अपवाद में एक सौ जो है इसमें केवल एस होता है। अक्षर तो व्यंजन वर्ण में आता न है, यहाँ ये गड़बड़ है, ठीक ना? लेकिन इसका अंग्रेजी होता है के एस एच, इसमें भी एच आया था लेकिन अक्षर नहीं है। फिर एक और अक्षर आता है, मतलब बोलिएगा छ तो होगा क्योंकि इसका सी डबल एच होता है। छ कौन सा अक्षर होगा? महाप्राण होगा। लेकिन च का अंग्रेजी तो सी एच, एच तो है लेकिन च नहीं होगा। तो स है, स क्या है, जबकि च और ये अक्षर जो है महाप्राण वर्ण नहीं है। तो याद रखने का बस एक ही तरीका है, जिस वर्ण के अंग्रेजी अक्षर में एच आता है वो क्या होता है? महाप्राण। तो इसीलिए कहता है प्रत्येक वर्ग के दूसरा अक्षर में अंग्रेजी में एच आता है और प्रत्येक वर्ग के चौथा में एच आता है, इसलिए कहा जाता है प्रत्येक वर्ग दूसरा, चौथा, तालब से, मूर्धन्य से, दंत से और ह, सबको क्या कहते हैं? और बताइए तो क्या कहते हैं? तालब से, मूर्धन्य से, दंत से को कौन सा वर्ण कहते हैं? ऊष्म व्यंजन वर्ण। तो परिभाषा लिखाता है क्या चीज? प्रत्येक वर्ग के दूसरे वर्ण, चौथे वर्ण, फिर उसके बाद ऊष्म व्यंजन वर्ण को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? महाप्राण वर्ण कहते हैं। अब आपको जैसे ध्यान रहता है आप क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा, इसको छोड़ करके जितना है वो सब के सब क्या है? अल्प प्राण है। क्या है? महाप्राण को छोड़ करके जितने भी है आपके सब के सब क्या है? अल्प प्राण है। क्या होगा आपका? अल्प प्राण। देखिए तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और ऊष्म व्यंजन वर्ण तो हो गया महाप्राण। बचा कौन कौन? पहला,
तीसरा, पांचवा और अंतःस्थ वर्ण मतलब यरलव। तो वही कहता है प्रत्येक वर्ग के पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण जो है कौन सा होगा। उसके बाद है यो, रो, लो और व। इन सब का जो है उच्चारण बहुत कम प्राणवायु की आवश्यकता होती है। इसको क्या कहते हैं, अल्प प्राण व्यंजन वर्ण। कौन सा कहेगा, अल्प प्राण वर्ण कहिए या अल्प प्राण व्यंजन वर्ण कहेंगे, ठीक ना। तो कम, बहुत ही कम वायु का, प्राण वायु का उपयोग होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं। एक ही याद रखना है, महाप्राण को याद रखना है, अल्प प्राण उसके उल्टा है, याद रह जाएगा। अब देखते हैं स्वर तंत्री में होने वाले कंपन के आधार पर। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर व्यंजन वर्ण को बांटा गया है, जबकि यहाँ पर स्वर्ण सीधे वर्ण को बांटा गया। तो वर्ण के भेद जहां भी पूछे तो दो होता है, लेकिन व्यंजन वर्ण में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है। सीधा पूछे व्यंजन वर्ण के कितने भेद हैं, तो 3 भेद हैं, लेकिन उसमें एक लगा दे कि जो वायु प्रक्षेप के आधार पर, तब 2 ही भेद हो जाते हैं। कितने भेद हो जाते हैं, 2 ही भेद हो जाते हैं, ठीक ना। अब नया आ गया स्वर तंत्री में होने वाले कंपन के आधार पर। किसके आधार पर, कंपन, मतलब किस वर्ण को बोलते हैं तो हमारी मुंह में जो है अंग जितने हैं वो कंपन करता है, मतलब थरथराता है, या नहीं तो जो है किसमें कंपन नहीं होता। तो इसके आधार पर वर्ण को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भाग में बांटा गया। देखिए कौन कौन सा, घोष और अघोष वर्ण। ध्यान रखिएगा, महाप्राण और अल्प प्राण को तो याद रखने का उस छोटा सा एक तरीका है जिसके अंग्रेजी में एच रहता है वो होगा, लेकिन घोष अघोष का याद रखने का कोई तरीका नहीं है। इसको रट्टा मारने में सबसे अच्छा है, बिना रट्टा मारे कुछ नहीं होने वाला है इसमें, ठीक। तो घोष अघोष को क्या करिएगा, एकदम से रट्टा मारने में क्या है, अच्छा है, ठीक। घोष अघोष को क्या करना है, एकदम से याद रखिए, नहीं तो कुछ नहीं है, याद रखने के अलावा और कुछ भी नहीं है। देखते हैं क्या चीज, घोष अघोष। देखिए क्या है, तो घोष अघोष का तो महाप्राण में हुआ आपका दूसरा और चौथा महाप्राण हो गया, फिर हो गया पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण हुआ। जबकि घोष में देखिए प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग, हम बताते हैं इसको याद रखने का कोई तरीका नहीं है, सीधा रट्टा मारना पड़ता है, चाहे हम हो या आप हो। हम अपने समय में हम भी रट्टा मारे, अब आपके समय में आप भी रट्टा मारिए, बस यही है। तो प्रत्येक वर्ग के तीसरा वर्ग, ठीक ना, उसके बाद चौथा वर्ग, उसके बाद पांचवा वर्ग, और साथ में यो, रो, लो, व और एक एक्स्ट्रा होता है हो और सभी स्वर वर्ण। इसको क्या कहिएगा, घोष वर्ण कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके उच्चारण में जो है स्वर तंत्री में कंपन होता है। स्वर तंत्री में क्या होता है, कंपन होता है, थरथराहट मुंह में उत्पन्न होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, घोष वर्ण कहते हैं, ठीक ना। इसको याद रखने का हम बार बार कहते हैं कोई तरीका नहीं है, मतलब सीधा याद रखना ही पड़ता है, ठीक ना। तो प्रत्येक वर्ग के तीसरा, तीसरा बोले तो क ख में ग, चौथा में बोलेंगे तो ज, ऐसे करके ग ज, फिर चौथा वर्ण हुआ, फिर पांचवा वर्ण हुआ, इसको क्या कहेंगे, घोष वर्ण कहेंगे। और एक एक्स्ट्रा जो है ह, यरलव के साथ जो है ह आता है, और सभी स्वर वर्ण जो है इन सबको क्या कहते हैं, घोष वर्ण कहते हैं। बाकी जितने भी बच गए उसको क्या कहेंगे, अघोष। तो पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीनों स हो गया, इन सबको क्या कहते हैं, अघोष वर्ण कहते हैं, क्योंकि इसके उच्चारण में स्वर तंत्री में कंपन नहीं होता है, ठीक ना। तो शॉर्टकट है क्या चीज, प्रत्येक वर्ग के जो है कौन सा वर्ण, यदि इसको हम शॉर्टकट लिखे तो प्रत्येक वर्ग के तीसरा, प्रत्येक वर्ग के तीसरा, फिर उसके बाद है चौथा, उसके बाद है पांचवा, फिर हुआ आपका यो, रो, लो, व, ह, फिर सभी स्वर वर्ण, सभी स्वर वर्ण, ये सब क्या हो गए, इसको कहेंगे घोष। कौन सा वर्ण कहेंगे, घोष कहेंगे। बाकी जो रह गया उसको क्या कहेंगे, अघोष कहेंगे। अभी जो नया नया में
बीपीएससी के जितने भी हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं उसमें थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, एक स्टेप क्या बढ़ाया, अब उसमें घोष अघोषी नहीं पूछा। अब देखिए पूछ दिया कौन महाप्राण घोष है, कौन अल्पप्राण घोष है। अब लीजिए ये कुछ एक्स्ट्रा बात है नहीं, ये जो लिखा हुआ है, ठीक ना। इसके लिए जरूरी है क्या चीज, पहले महाप्राण आना चाहिए, फिर अल्पप्राण ध्यान रहना चाहिए, फिर घोष अघोष ध्यान रहना चाहिए। उसके बाद बस उसको सेटअप करके खोजना होगा कि जो कौन सा महाप्राण घोष है, इसको याद रखने का, याद रखा भी नहीं जा सकता है, ठीक ना। तो देखिए यदि दोनों को कंपेयर करेंगे ना, तो प्रत्येक वर्ग का 3 मतलब यहाँ तीसरा वर्ण हुआ, 5 मतलब 5वां वर्ण हुआ, फिर यर लव ये सब हो गया आपका क्या चीज, अल्पप्राण के साथ साथ घोष वर्ण। यहाँ स जो है ना टाइपिंग मिस्टेक के कारण ये हो गया, ऐसे होगा घोष वर्ण, ठीक, ये हुआ। फिर प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण जो है अल्पप्राण के साथ अघोष वर्ण होगा, प्रत्येक वर्ग के चौथा वर्ण और ह जो है महाप्राण घोष है, प्रत्येक वर्ग के दूसरा तालब स मूर्धन स दंत स ये जो है महाप्राण अघोष वर्ण है, ठीक ना। तो ये रहे वायु प्रक्षेप के आधार पर व्यंजन वर्ण के भेद कितने हो गए, 2 महाप्राण और अल्पप्राण। जबकि स्वर तंत्र में होने वाले कंपन के आधार पर वर्ण के कितने भेद हुए, 2 घोष वर्ण और अघोष वर्ण, तीसरा, चौथा, 5वां, फिर उसके बाद हो गया यर लव, फिर उसके बाद हो गया ह, सभी स्वर वर्ण क्या हो गए, घोष वर्ण। बाकी बचा पहला, दूसरा, फिर हो गया आपके तालब स, मूर्धन स, दंत स, तीनों जो स है उसको क्या कहेगा, अघोष वर्ण कहेंगे, ठीक ना। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं क्या चीज, आगे जो है वर्ण की पढ़ाई तो यही घोष अघोष तक खत्म हो जाता है, लेकिन उससे आगे भी थोड़ा क्या होता है, पढ़ाई होता है। वो क्या चीज है, थोड़ा छोटी छोटी सी बातें हैं, देख लेते हैं कौन कौन सी बातें हैं, ठीक ना। उसमें से आपका आ जाता है क्या चीज, एक आता है मात्रा, एक आ जाते हैं आपके अनुतान, फिर उसके बाद आ जाते हैं बलाघात, फिर आपका आता है संगम, फिर क्या हो जाते हैं, वहां से वर्ण की पढ़ाई खत्म हो जाती है। देखिए तो क्या है, मात्रा, ठीक ना। तो स्वर वर्ण जो है ना, उसको जो लिखने का तरीका है, उसका जो चिन्ह है, संकेत है, उसी को क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। तो मतलब स्वरों के किसको, संकेत चिन्ह को, क्या को, स्वरों के संकेत चिन्ह को क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं, ठीक ना। स्वरों के संकेत चिन्ह को क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं, ठीक। अब कहाँ, तो व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण किस प्रकार से लगता है, उसी को क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। जरा बताइएगा, स्वर वर्ण की संख्या कितनी है, 11 है, लेकिन स्वर वर्ण की संख्या तो 11 है, लेकिन मात्रा केवल 10 ही है। क्यों, क्योंकि अ का कोई मात्रा नहीं होता, क्योंकि यदि हम कहीं क लिखे तो अ इसी के साथ आ जाता, अलग से तो है न, लेकिन आ का मात्रा है, इसको कहते हैं पर, जैसे लिखेंगे को आ का, इसमें एक एक्स्ट्रा आ गया ना, तो यही हो गया क्या चीज, मात्रा। इसी तरह से सबका है, ये तो बचपन में क का कहर्षी कर की, कदरी कर की, कहर्षु कर कु तो सीखे होइएगा अपना पूरा, तो वही क्या चीज है, मात्रा है। ध्यान रखना स्वर को जो संकेत चिन्ह है वही क्या है, मात्रा है, ठीक ना। अब देखते हैं थोड़ा अनुतान। अनुतान क्या है तो जरा सुनिएगा, जब कोई भी व्यक्ति कोनो भी बात, ठीक ना, बोलता है, कोई भी व्यक्ति किसी भी बात को बोलता है तो वो किस कंडीशन में है, खुश है, नाराज है, गुस्सा में है, या कहिए कि किसी शोक में है, ठीक ना, या आश्चर्य हो गया। तो इन सब कंडीशन में उसकी जो आवाज का, जो गांव घर के भाषा में कहते हैं कि जे वॉइस कहिए, उसके बोलने के तरीका जो है ना, उतार चढ़ाव हो जाता है। उतार चढ़ाव मतलब कभी उसका गुस्सा में है तो तेज से कोई बोल दिया,
कहीं पर कोई डेट कर गया है तो वहां पर इंसान एकदम से शोक में डूब के रो रहा है, गा रहा है, बोल रहा है अपना। उसके बाद नहीं हुआ तो कोई खुशी से नाच रहा है, झूम रहा है, कूद रहा है। तो जरा सुनिए, कभी कभी जब भी इंसान अपनी बातों को किसी के आगे रखता है या बोलता है ना, तो उन बातों के पीछे एक होता है भावना, उन बातों के साथ भावनाएं भी जुड़ी होती है, और उस भावना के साथ ही उस वाक्य में या उस आवाज में एक उतार चढ़ाव आ जाता है, ठीक ना। कभी जोर से बोलना, कभी धीरे से बोलना, कभी मधुर बोलना, कभी चिल्लाकर बोलना, यही सब जो है क्या चीज है, अनुतान है। क्या है, अनुतान है, ठीक ना। तो किसी भी वाक्य में किसी शब्द के उच्चारण में जो उतार चढ़ाव आता है, क्या चीज आता है, उतार चढ़ाव। क्या आता है, मतलब बोलता है क्या, बोलते समय किसी वाक्य में भावना में सुख, दुख, आश्चर्य, खीस, गुस्सा, ये सब हो सकता है के अनुसार यहाँ जो भावदुन है वो वही टाइपिंग मिस्टेक के कारण यहाँ 100 का भ लिखा गया है। तो शब्दों में जो ध्यान बस एक ही वर्ड को रखना है, उतार चढ़ाव आता है या उसी को कहते हैं आरोह अवरोह आता है, वही क्या चीज है, आपका अनुतान है। क्या चीज है, अनुतान है। आवाज में जो ऊंचा नीचा होता है वही क्या चीज होता है, अनुतान होता है। इसी को कहते हैं कि जो सुर में न थोड़ा सा स्पीड होगा या लो होगा, मतलब आवाज लो स्पीड होता है, तो इसी को कहते हैं क्या चीज, सुर में एक तरह से लहर उत्पन्न हो जाता है, इसलिए अनुतान को क्या कहते हैं, सुर लहर। क्या कहते हैं, सुर लहर कहते हैं। तो भावनाओं के अनुसार वाक्यों में जो उतार चढ़ाव आता है उसी को क्या कहते हैं, अनुतान कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुतान। जैसे एक वर्ड है अच्छा, इसको विभिन्न तरीका के साथ बोला जाता है, ठीक ना। अब विभिन्न तरीका के साथ कैसे बोला जाता है, तो यहाँ सामान्य है तो बोलेगा अच्छा है, यहाँ स छूट गया थोड़ा सा, ठीक ना। जो है प्रश्नवाचक कहीं पे एकदम से अच्छा से बोलेगा आंख बड़ा करके, तो नॉर्मल है तो कहेगा अच्छा, मतलब ठीक ठाक है। बोल देगा कि अच्छा, मतलब कोई प्रश्न कर रहा है, या नहीं तो बोलेगा अच्छा, मतलब आश्चर्य हो गया। और कोई सोचेगा तो कहेगा अच्छा, मतलब वर्ड एक ही है, इसको बोलते विभिन्न तरीकों के साथ है। इसी को फिल्मों में डायलॉग कहा जाता है। एक फिल्म बना हुआ है पीके फिल्म, उसमें इसी बात को इतने अच्छे ढंग से दिखाया गया है, आप लोग चाहिएगा तो देख सकते हैं। और वैसे भी पिछले वीडियो में जब बताया गया है तो वहां भी वो वीडियो उसमें दिया गया है, देख सकते हैं आप लोग वहां पे। फिर आता है बलाघात। बलाघात क्या है, अच्छा एक बात बताइए, तो होता क्या है कि जो आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, एकदम से जाते वक्त हुआ यह कि जो रास्ते में अचानक सा साइकिल से कोई जा रहा है, आप देख रहे हैं कि वह गिर गया एकदम से, वहां पे आपके मुंह से आवाज क्या निकलेगा, एकदम से ऐसे कहिएगा हे गिर गया, गिरा, ऐसे। एक वर्ड जो बोले आप गिरा, तो क्या बोलिए आप, इसको सिंपल में बोले नहीं, इस दोनों में से बताइए तो आप देर तक किसको बोले, गिरा, ऐसे बोल दिए, नहीं बोले कि गिरा, मतलब क्या, रॉ पे आप बेसी जोर दे रहे हैं, रॉ पे क्या दे रहे हैं, बेसी जोर दे रहे हैं, मतलब अधिक जोर दे रहे हैं, ठीक ना। तो वर्ण या शब्द के उच्चारण में, ठीक ना, किसी खास स्वर वर्ण पर या किसी वर्ण पर विशेष जो बल देते हैं, क्या देते हैं, विशेष जो बल या अधिक जोर से बोला जाता है, मतलब खास वर्ण पर बल देकर कर जब बोल देते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, बलाघात कहते हैं, ठीक ना। कभी कभी इसको क्या कहा जाता है, स्वराघात कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं जैसे कि कोई बस स्टैंड में खड़ा है, गाड़ी खुल गया तो कहेगा क्या चीज, गाड़ी चला एकदम से। फिर कहा कि वह भागा, जैसे कोई बच्चा मान लीजिए बदमाशी किया हुआ है, उसको गांव में पंचायती है, पकड़ के सामान के रखा हुआ है, वो लड़का ऐसे करके देख रहा है, ऐसे करके देख रहा है, एकदम से तेजी से भाग गया इधर करके, ठीक ना। तो क्या बोला लोग, उसके लोगों के मुंह से क्या आवाज निकलेगा, वह भागा, ठीक ना। इस पे क्या कर रहे हैं, ज्यादा जोर दे रहे हैं। फिर कहते हैं कि वह गिरा, रा पे ज्यादा जोर दे रहे हैं। आगे कहते हैं कि कहीं जैसे यही जान बचा के चलना है तो कमोडी में बोला जाता है मैं चलूं
एकदम से, ठीक ना। तो यहाँ जो है क्या चीज है, लू पे जोर दिया जाता है। तो किसी भी वर्ण के उच्चारण में विशेष जोर या बल जो दिया जाता है उसी को क्या कहते हैं, उसी को बलाघात या स्वराघात कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए बलाघात के जो है 3 भेद है। बलाघात के कितने भेद हैं, 3 भेद है, ठीक ना। तो ये हो गया आपके बलाघात के 3 भेद। जब किसी वर्ण या अक्षर पर जोर दे रहे हैं तो वह होगा आपका क्या चीज, वर्ण या अक्षर बलाघात। किसी शब्द पर यदि दिया जा रहा है तो शब्द बलाघात, और किसी पूरे वाक्य पर बल दिया जा रहा है तो उसको क्या कहेंगे, वाक्य बलाघात, ठीक ना। अब आता है आपका क्या चीज, संगम, ठीक। कभी ऐसा हुआ कि आपको बोलना है, क्षण भर के लिए बीच में रुकना है, लेकिन आपकी आवाज नहीं टूटनी चाहिए। गीत तो सुने होइएगा ना, हर कोई गीत का तो हर कोई आशिक रहते हैं। तो गीत या संगीत जितने आशिक रहते हैं उतना ही कठिन होता है उस गायक के लिए उस गीत को गाना, ठीक ना। तो गीतों में एक टर्म ऐसा आता है जब लगता है कि अब सांस टूट रहा है, लगेगा गीत गाने वाले गायक का लगता है कि छाती एकदम से ऊपर उठते जा रहा है, देखिएगा यहाँ का नस एकदम से पूरा टाइट होकर के बाहर निकल रहा है, फिर भी वह गा रहा है गीत को, ताकि बीच में गीत का सुर टूटा मतलब गीत खराब हो जाएगा। तो होता यह है, गीत में एक वाक्य से दूसरे वाक्य पर जाया जाता है ना, तो उस बीच में सांस तोड़ा नहीं जाता है, बस बहुत क्षण भर के लिए वहां पे रुका जाता है और फिर अगले, आपको पता तक नहीं, सेकंडों नहीं लगता है उसको चेंज होने में। तो किसी भी 2 वाक्य को जोड़ने के वक्त जब बीच में थोड़ा देर के लिए ठहराव या कहे कि थोड़ा देर के लिए जो भी रुकता है, वो पता तो नहीं लगता है लेकिन रुकता है वहां पे, उसी को क्या कहते हैं, संगम कहते हैं। संगम एक गायक के लिए बड़ा ही कठिन भरा घड़ी होता है कि यदि उसका संगम के वक्त सांस टूटा तो संगीत का लय टूट जाएगा, मतलब संगीत खराब हो जाएगा। तो ये जो है, जब किसी 2 पदों के बीच में मौन विराम, मतलब बहुत ही कम समय के लिए यदि रुका जाता है, एक वर्ड यही याद रखेगा, मौन विराम, उसी को क्या कहते हैं, संगम या संहिता कहते हैं। संगम या संहिता कहते हैं, मतलब कहता है क्या चीज, किस शब्द के बाद विराम रखना है मतलब रुकना है, और किस शब्द के बाद नहीं रुकना है उसी को क्या कहते हैं, संगम कहते हैं, ठीक ना। संगम का सबसे ज्यादा महत्व किस में रहता है, संगीत में होता है, और किसी गायक के लिए सबसे कठिन समय जो होता है वो क्या होता है, संगम ही होता है, क्योंकि गीत गाते समय जब संगम आता है तो सांस क्या होता है, रुकने लगता है कि अब सांसें टूट जाएंगी, लेकिन रोक करके तो रखना पड़ता है, नहीं तो गीत खराब होगा, ठीक ना। तो यही था जो संगम, मौन विराम जो होता है उसी को क्या कहते हैं, संगम कहते हैं, थोड़ी देर के लिए। तो फिर आज जो है ना, यहाँ तक आके आप लोगों का वीडियो पूरा हो गया, ये PDF भी पूरा हो गया है। तो फिर आगे वीडियो में मिलेंगे, देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर भी हम तैयार करके आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। धन्यवाद।